यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 5 के सत्र 5.5 में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल का नाम है अपने विषय के लिए शिक्षण योजना बनाना। तो चलिए साथियों, इसकी हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो इसका पहला खंड है सत्र परिचय, इसका दूसरा खंड है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। तो इसको हम ओपन करते हैं। उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथा में यहाँ पर आपको साथियों शिक्षक एक मदन जी और मेंटर के बारे में मेंटर के साथ चर्चा कर रहा है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। यह आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसकी क्विज में आपको भाग लेना है। क्विज में यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, आपकी समझ में मदन जी के तीसरे प्रश्न का क्या जवाब है, नीचे के खाने में संक्षेप में लिखें। तो जो भी आप यहाँ पर जवाब लिखना चाहें, जिस तरीके से मैंने लिखा है, जिस प्रकार रेल में यात्रा करने से पहले हम रिजर्वेशन कराते हैं ताकि हमें यात्रा में कोई परेशानी ना हो, उसी प्रकार हमें शिक्षण कार्य करवाने के लिए उस शिक्षण की पहले योजना बना लेनी चाहिए ताकि हमें शिक्षण कार्य को कंप्लीट कराने में कोई परेशानी ना हो, हम उसको आसानी से पूरा करा सके और शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिखना है। इसके बाद साथियों में सबमिट करके बैक चलते हैं। तीसरा खंड है यहाँ पर सिद्धांत की बातें, तो इसको हम ओपन करते हैं। सिद्धांत की बातों में पहला भाग है योजना बनाने के उद्देश्य। यहाँ पर एक क्विज दी है जिसका प्रश्न है, आपने कुछ मेहमानों को शाम को खाने के लिए बुलाया है, इसकी तैयारी के लिए जो योजना आप बनाते हैं और शिक्षण के लिए बनाई जाने वाली योजना में क्या समानता है, कम से कम 2 नीचे के खाने में लिखें। तो जैसे मैंने लिखा खाने में क्या बनाना है, उसी प्रकार शिक्षण में आज क्या काम करवाना है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा लिखा है मैंने गेस्ट आने से पहले खाना तैयार करना, ठीक उसी प्रकार शिक्षण कार्य करवाने से पहले शिक्षण की योजना तैयार करना। इस प्रकार आपको 2 या 3 2 बिंदु आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। दूसरा खंड है योजना को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको 3 कारक समूह दिए गए हैं, कारक समूह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले हम पहले को ओपन करते हैं। कारक समूह फर्स्ट में आपको एक यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, नीचे अपने छात्रों की कम से कम 2 रुचियों का जिक्र करें और इंगित करेंगे इस जानकारी का उपयोग आप अपने शिक्षण में कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो भी छात्रों की रुचि है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, जैसे लिखने में रुचि, एक दूसरे से बात करने में रुचि, शिक्षण में कैसे उपयोग करेंगे, बोर्ड पर लेखन कार्य करवाना और विषय वस्तु पर आपस में चर्चा करवाना, कुछ इस तरीके से। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और दूसरे कारक समूह को ओपन करते हैं। दूसरे कारक समूह में आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए उद्देश्यों के लिए अपनी प्राथमिक अनुसार 1 से 4 तक क्रम दें। ये सारे ही बिंदु महत्वपूर्ण है, इसलिए आसान नहीं होने जा रहा है। 1 मेरे लिए सबसे अधिक प्राथमिकता और 4 सबसे कम प्राथमिकता। तो यहाँ पर आपको प्राथमिकता देनी है, सिलेबस को पूरा करना, बच्चों को परीक्षा और जीवन दोनों के लिए तैयार करना, पीछे छूट रहे बच्चों पर विशेष ध्यान देना और बच्चों को उच्च स्तरीय उद्देश्य हासिल करने में सफल बनाना। तो आप जिसको ज्यादा प्राथमिकता देंगे वो 1 नंबर पे आएगा और जिसको कम देंगे वो 4 नंबर पे आएगा। इसका दूसरा प्रश्न है, जिस बिंदु को आपने सबसे अधिक प्राथमिकता दी है उसका प्रभाव आपकी शिक्षण प्रक्रिया पर कैसे पड़ने जा रहा है, कोई 2 प्रभाव बताएं। तो जैसे मैंने लिखा है, कुछ बच्चे जो कक्षा में जल्दी सीख नहीं पाते हैं, उस पर विशेष ध्यान देने के कारण शिक्षण कार्य धीमा हो जाता है। शिक्षा केवल परीक्षा पास कराने के लिए नहीं बल्कि जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी होती है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में हम यहाँ से बैक चलते हैं। तीसरा कारक समूह हमारा परिवेश और संदर्भ, यह हमारी सीमाएं और संभावनाएं दर्शाता है। तो इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर एक साथियों आपको क्वेश्चन दिया गया, नीचे अपने परिवेश में पाई जाने वाली कम से कम एक बाधा का जिक्र करें और यह भी बताएं कि किस तरह का रास्ता अपनाएंगे इससे उभरने के लिए। तो मेरे परिवेश में पाई जाने वाली बाधाएं मैंने लिखा है यहाँ पर बच्चों की अनुपस्थिति, जो भी आपकी समस्या हो आप यहाँ पर लिखेंगे। इससे उभरने के रास्ते, तो बच्चों के घर वालों से संपर्क करना, रुचिकर शिक्षण कार्य करवाना जिससे बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़े। इस तरीके से आपको लिखना है। लिखने के बाद हम यहाँ से बैक चलते हैं। अगला खंड है व्यवहारिक नुस्खे, तो इसको हम ओपन करते हैं। व्यवहारिक नुस्खे में आपको यहाँ पर 3 सिद्धांत दिए गए। सिद्धांत फर्स्ट, मोटे से बारीक की ओर जाएं। सिद्धांत सेकंड है, लक्ष्यों से दिशा लें। और सिद्धांत थर्ड है, छात्रों की संदर्भ ताकतों और आवश्यकताओं के स्तर को ध्यान में रखें। तो सबसे पहले को हम ओपन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करेंगे। हिंदी की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, अब आपकी बारी। ऊपर दिए गए उदाहरण के आधार पर आप कक्षा 7 के पाठों का विभाजन करें। तो यहाँ पर आपको टर्मवार विभाजन करना है अपने विषय का, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। जो भी आप विभाजन यहाँ पर करना चाहें, जैसे मैंने जुलाई से सितंबर में 1 से 7 तक के पाठ, अक्टूबर से दिसंबर 8 से 14 पाठ, जनवरी से मार्च 14 से 20। एक टर्म के अंदर आपको विभाजन, यहाँ पर एक टर्म के अंदर विभाजन करना है। और यहाँ पर आपको 1 माह में जो 4 सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताहों का आपको यहाँ पर विभाजन करना है। जिस तरीके से यहाँ पर अगस्त माह का आपको विभाजन करना है। अगस्त में मैंने यहाँ 4 और 5 लिखा है, 4 से 5 तक। तो यहाँ पर आप फर्स्ट सप्ताह में 4, सेकंड में 4, थर्ड में 3 और थर्ड में 5 और फोर्थ सप्ताह में भी 5। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिखना है। इसके अंदर साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। सामाजिक की क्विज में यहाँ पर लिखा हुआ है हर पाठ के लिए कितना समय, तो ये आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसकी क्विज में हमें भाग लेना है। क्विज में साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, अब आपकी बारी। ऊपर के उदाहरण के आधार पर आप कक्षा 7 के लिए पाठों का विभाजन करें। तो कक्षा 7 की
इतिहास, भूगोल और राजनीति के पाठों का आपको यहाँ पर विभाजन करना है। जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। यहाँ पर पहले इतिहास का करना है, इसके बाद में आपको भूगोल का विभाजन करना है और इसके बाद में आपको सामाजिक और राजनीतिक जीवन इसका यहाँ पर विभाजन करना है। तीनों पुस्तकों का आपको अलग अलग विभाजन करना है। फिर नीचे एक टर्म के अंदर मासिक विभाजन करना है, पहले इतिहास का, उसके बाद में भूगोल का और उसके बाद में सामाजिक और राजनीतिक जीवन का। और सबसे लास्ट में एक माह के अंदर अगस्त माह में आपको इतिहास, भूगोल और सामाजिक तीनों विषयों का 4 सप्ताह के हिसाब से आपको यहाँ पर विभाजन करना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करेंगे। में आपको यहाँ पर हर पाठ के लिए कितना समय, यहाँ पर आपको हर गणित के प्रत्येक पाठ का क्रमवार विभाजन यहाँ पर आपको एक उदाहरण के रूप में बता रखा है। इसके बाद साथियों हम इसकी क्विज में भाग लेते हैं। यहाँ क्विज में प्रश्न दिया गया है, अब आपकी बारी। ऊपर के दिए गए उदाहरण के आधार पर आप कक्षा 7 के पाठों का विभाजन करें। यहाँ पर आपको क्रमवार विभाजन करना है, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। इसके बाद में यहाँ पर नीचे टर्म के अंदर मासिक विभाजन करना है, जुलाई, अगस्त और सितंबर का अलग अलग आपको यहाँ पर मासिक विभाजन करना है। और उसके बाद एक माह के अंदर आपको सप्ताह के हिसाब से यहाँ पर विभाजन करना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला विषय विज्ञान। विज्ञान के लिए यहाँ पर लिखा हुआ हर पाठ के लिए कितना समय। यहाँ पर आपको विज्ञान के भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और पर्यावरण संबंधी जो भी पाठ है उनका आपको यहाँ पर विभाजन करना है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, अब आपकी बारी। ऊपर दिए गए उदाहरण के आधार पर आप कक्षा 7 के लिए पाठों का विभाजन करें। तो यहाँ पर आपको टर्मवार विभाजन करना है। आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज, जैसे भौतिक विज्ञान के पाठ हैं, बायोलॉजी के पाठ हैं या रसायन विज्ञान के पाठ हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर टर्मवार विभाजन करना है। जैसे मैंने जुलाई से सितंबर लिखा है, पाठ संख्या 1, 2, 7, 10, 11, 12। अक्टूबर से दिसंबर में मैंने लिखा है 3, 4, 5 और 6, 8, 9। और जनवरी से मार्च में मैंने लिखा है 13 से लेकर 18 तक। इसके अंदर दूसरा है टर्म के अंदर आपको मासिक विभाजन करना है। यहाँ पर तो जुलाई, अगस्त और सितंबर। और नेक्स्ट में आपको एक माह के अंदर सप्ताह वाइज यहाँ पर विभाजन करना है, सप्ताह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके बाद साथ ही हम सबमिट करेंगे। दूसरा खंड है इसका, सिद्धांत 2, लक्ष्यों से दिशा लें। तो इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर पहला विषय है हिंदी, तो हिंदी को ओपन करेंगे। हिंदी की क्विज में यहाँ पर प्रश्न लिखा, पहले 2 कतारों का अध्ययन करके दाएं स्तंभ में कम से कम एक खाली खाने को भरें। तो विषय का प्रमुख लक्ष्य और योजना पर प्रभाव यहाँ पर 2 आपको बता रखे हैं और नीचे 3 आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो थर्ड नंबर में मैंने लिखा है बच्चों में व्याकरण की समझ पैदा करना, जिससे भाषा का सौंदर्य निखर सके। फोर्थ में मैंने लिखा है रुचिकरण शिक्षण कार्य और फिफ्थ में मैंने लिखा है भाषा के कौशलों का विकास करना। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करते हैं। सामाजिक की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, पहले 2 कतारों का अध्ययन करके दाएं स्तंभ में कम से कम एक खाली खाने को भरें। तो यहाँ पर विषय का प्रमुख लक्ष्य और योजना का प्रभाव 2 उदाहरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और तीसरा है विश्व के अन्य भागों में समकालीन विकास के संदर्भ में छात्रों को भारत के अतीत के अध्ययन के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्राचीन भारत की जानकारी देना, जैसे पुराने वेद ग्रंथ आदि पढ़ने के लिए प्रेरित करना। कुछ इस तरीके से आपको भी लिखना है। अगला है नंबर 4, तो यहाँ पर मैंने लिखा चुनाव प्रक्रिया समझाना, विभिन्न स्तर पर होने वाले विकास कार्य की चर्चा करना। इसके बाद साथ ही हम सबमिट करते हैं। नेक्स्ट विषय गणित। तो गणित में यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है, पहले 2 कतारों का अध्ययन करके दाएं स्तंभ में कम से कम एक खाली खाने को भरें। तो यहाँ पर पहला विषय का प्रमुख लक्ष्य और योजना पर प्रभाव, पहला यहाँ पर 2 उदाहरण आपको दिए गए हैं। तीसरा है गणित औपचारिक रूप से सवाल हल करने की कुशलता पर केंद्रित है, गणित रुचिपूर्ण समस्या बनाने का भी अवसर देती है और नए संवाद निर्मित करता है। तो इसका मैंने लिखा है खेल आधारित शिक्षण करवाना। अगला है जिसमें मैंने लिखा है घर पर प्रतिदिन होने वाले खर्चे का हिसाब आदि के बारे में चर्चा करना। और नेक्स्ट है अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति और डाटा हैंडलिंग के सभी आमूर्तिकरण, संरचना निर्माण और सामान्यीकरण की क्रियाविधि। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ग्राफ, मॉडल, चार्ट आदि का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु के बारे में बातचीत करना। इसके बाद में साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला विषय विज्ञान। विज्ञान में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, पहले 2 कतारों का अध्ययन करके दाएं स्तंभ में कम से कम एक खाली खाने को भरें। विषय का प्रमुख लक्ष्य और योजना पर प्रभाव यहाँ पर आपको दिया गया है। 2 उदाहरण आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तीसरा है ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सहयोग आदि जैसे मूल्यों का संवर्धन करना, भय, पूर्वाग्रह, अंधविश्वास से मुक्त मानस तैयार करने में सहायक होना। तो यहाँ पर लिखा है मैंने विभिन्न मानवीय मूल्य जैसे यथार्थवादी, ईमानदार आदि के बारे में चर्चा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। अगला है ऐतिहासिक बोध को जगह देना, ताकि विद्यार्थी समझ सके कि विद्यार्थी की धारणाएं समय के साथ कैसे विकसित हुई हैं। तो जिसमें मैंने लिखा है विभिन्न वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करना, जिससे विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हो। और नेक्स्ट है विषय वस्तु प्रक्रिया, भाषा और शिक्षण संबंधी कार्यकलाप बच्चों की उम्र के उपयुक्त हों और उसकी समझ से बाहर की चीजें ना हो। तो समूह शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण यहाँ पर मैंने लिखा है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलेंगे। इसके बाद यहाँ सिद्धांत नंबर 3 है छात्रों की संदर्भ ताकतों और आवश्यकताओं के स्तर को ध्यान में रखें। इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करेंगे।
हिंदी में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, नीचे की तालिका में उदाहरण के स्वरूप कुछ बिंदु यहाँ पर आपको दे रखे हैं। ग्रामीण परिवेश के बच्चे और योजना पर प्रभाव, और यहाँ पर आपको 2 बिंदु अपनी तरफ से जोड़ने हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे और योजना पर प्रभाव। तो मैंने लिखा है अभिभावकों का जागरूक न होना और बच्चों की अनियमितता। योजना पर प्रभाव में मैंने लिखा है अभिभावकों से संपर्क में रहना, उन्हें शिक्षा का महत्व बताना है। बच्चों की अनियमितता में रुचिकर शिक्षण, खेल विधि और बच्चों के दैनिक अनुभव को विषय वस्तु से जोड़ना, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर ताकतें और आवश्यकताएं दे रखी हैं और योजना पर प्रभाव यहाँ पर आपको एक उदाहरण बता रखा है। उसके बाद में आपको 2 बिंदु यहाँ पर जोड़ने हैं, ताकतें और गृह आवश्यकताएं। गृह कार्य कर लेते हैं, शिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षण नहीं करते। योजना पर प्रभाव में मैंने लिखा है गृह कार्य बोर्ड पर करवाना और स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है अब अपनी तरफ से एक एक बिंदु जोड़ें। मेरे अधिकतर छात्र इस उच्च स्तरीय उद्देश्य में कमजोर हैं। तो जो भी उच्च स्तरीय उद्देश्य यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है व्याकरण की समझ, और कदम जो मुझे लेने हैं उसमें मैंने लिखा है व्याकरण के नियमों को समझना। अगला है जिन बिंदु पर अधिकतर छात्र ठीक से कर पा रहे हैं, तो जैसे बच्चे आराम से लिख सकते हैं। जो कदम मुझे लेने हैं तो लिखावट में और सुधार करना, कुछ इस तरीके से। इसके बाद साथ ही हम सबमिट करके और बैक चलेंगे। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया आपको, नीचे की तालिका में उदाहरण स्वरूप कुछ बिंदु दिए गए हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे और योजना पर प्रभाव। तो यहाँ पर 2 बिंदु आपको अपनी तरफ से लिखने हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे और योजना पर प्रभाव। तो जैसे अभिभावकों का जागरूक न होना, बच्चों की अनियमितता और योजना पर प्रभाव में मैंने लिखा अभिभावकों से संपर्क में रहना, उन्हें शिक्षा का महत्व बताना, सामाजिक जागृति। और बच्चों की अनियमितता, रुचिकर शिक्षण, खेल विधि, बच्चों के दैनिक अनुभव को विषय वस्तु से जोड़ना। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर कम से कम एक बिंदु और जोड़ें, ताकतें और आवश्यकताएं। जैसे गृह कार्य कर लेते हैं, शिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षण नहीं करते, योजना पर प्रभाव, ये आपको यहाँ पर अपने हिसाब से लिखना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपको दे रखा है स्तर और यहाँ पर योजना पर प्रभाव। मेरे अधिकतर छात्र इस उच्च स्तरीय उद्देश्य में कमजोर हैं, जैसे भूगोल की जानकारी। कदम जो मुझे लेने हैं, TLM जैसे ग्लोब मानचित्र आदि से रुचिकर शिक्षण कार्य करवाना। और जिन बिंदुओं पर अधिकतर छात्र ठीक से कर पा रहे हैं, तो इसमें मैंने लिखा है लिखना, आराम से लिख सकते हैं। और जो कदम मुझे लेने, इसमें मैंने लिखा है प्रश्न को लिख कर अभ्यास कराना। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलेंगे। अगला विषय गणित। गणित में आपको यहाँ पर दिया गया ग्रामीण परिवेश के बच्चे और योजना पर प्रभाव। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको बता रखे हैं और 2 पॉइंट आपको अपनी तरफ से यहाँ पर लिखने हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे और योजना पर प्रभाव। इसके बाद में हम नीचे बढ़ते हैं। नीचे यहाँ पर ताकतें और आवश्यकताएं और योजना पर प्रभाव, यहाँ पर भी आपको 2 बिंदु लिखने हैं जिस तरीके से मैंने लिखे हैं। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर एक तरफ में स्तर दिया हुआ है, दूसरी तरफ योजना पर प्रभाव। तो स्तर में मैंने यहाँ पर लिखा है जो मेरे अधिकतर छात्र उच्च स्तरीय उद्देश्य में कमजोर हैं, बीजगणितीय संक्रियाएं। तो कदम जो मुझे लेने हैं, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए बीजगणितीय संक्रियाएं समझाना। जिन बिंदुओं पर अधिकतर छात्र ठीक से कर पा रहे हैं वह है सामान्य गणनाएं करना, और अतः जो कदम मुझे लेने हुए हैं अभ्यास कार्य कराना, ताकि कठिन गणनाएं भी कर सकें। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। विज्ञान में यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है ग्रामीण परिवेश के बच्चे और दूसरी तरफ है योजना का प्रभाव। ये 2 बिंदु आपको यहाँ पर बता रखे हैं और नीचे 2 बिंदु आपको यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के बच्चे और योजना पर प्रभाव, यहाँ पर 2 बिंदु आपको लिखने हैं अपनी तरफ से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर 5 बिंदु आपको दे रखे हैं ताकतें और आवश्यकताओं के, और योजना पर प्रभाव आपको यहाँ पर बता रखा है, और 2 बिंदु आपको यहाँ पर और लिखने हैं, ताकतें और आवश्यकताएं तथा योजना पर प्रभाव। जैसे मैंने लिखा है गृह कार्य कर लेते हैं, शिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षण नहीं करते, कुछ इस तरीके से। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक तरफ स्तर लिखा हुआ है, एक तरफ है योजना का प्रभाव। स्तर में मेरे अधिकतर छात्र उच्च स्तरीय उद्देश्य में कमजोर हैं, जैसे प्रोजेक्ट कार्य। कदम जो मुझे लेने हैं, अधिक प्रोजेक्ट कार्य करवाना। जिन बिंदुओं पर अधिकतर छात्र ठीक से कर रहे हैं, चित्र, डायग्राम आदि बनाना। अतः जो कदम मुझे लेने हैं, डायग्राम, चार्ट, मॉडल बनवाना, इस तरीके से। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। व्यावहारिक नुस्खे के अपने तीनों सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। नेक्स्ट खंड है हमने सीखा समझा, तो इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, आपकी समझ में शिक्षण योजना बनाने का लक्ष्य क्या है। तो शिक्षण योजना बनाने का जो भी लक्ष्य है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कक्षा में शिक्षण क्रियाओं और सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी कराना, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और शिक्षण के उद्देश्यों को हासिल करना। दूसरा है किन बातों को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना बनानी चाहिए। तो योजना बच्चों के स्तर के अनुकूल हो, योजना सामान्य परिवेश को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। शिक्षण योजना बनाने के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। प्रकरण, कक्षा, वर्ग, समय, दिनांक, सामान्य उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्य संरचना, ये सब शिक्षण योजना के प्रमुख सिद्धांत हैं।
इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक पाठ की योजना बनाते समय कौन सी 3 प्रमुख बातें आप ध्यान में रखेंगे? तो पाठ के सभी शैक्षिक उद्देश्यों को हासिल करे, बच्चों के स्तर के अनुकूल हो और पाठ की संपूर्ण विषय वस्तु शामिल हो। इसके बाद साथ ही हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। नेक्स्ट खंड है पूरक सत्र के कार्य, तो इसको हम ओपन करेंगे। पूरक सत्र के कार्य में आपको एक क्विज दी गई है, पाठ्य पुस्तक से जुड़ा और अन्य शिक्षण संसाधन। इसी के प्रारूप में कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का पाठ विभाजन करें। जैसा आप पिछले खंड में किया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्रमवार विभाजन, मासिक विभाजन और एक माह के अंदर सप्ताह के हिसाब से यहाँ पर विभाजन करना है। दूसरा है वैचारिक विस्तार, तो वैचारिक विस्तार जैसा आप दूसरे मॉड्यूल्स में करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको लिखना है। तीसरा खंड है यहाँ पर खुद करने की बारी। कक्षा 6 के पहले पाठ के शिक्षण के बारे में आपके मन में जो सबसे महत्वपूर्ण 5 बिंदु हैं वो यहाँ पर आपको नीचे लिखने हैं। कौन कौन से, जो भी आपका विषय है उस विषय के हिसाब से आपको यहाँ पर 5 बिंदु लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा पूर्व ज्ञान, संख्या की समझ, बच्चों का स्तर कैसा है, रुचिकर शिक्षण कार्य हो और खेल विधि से मैं शिक्षण कराऊं, इस तरीके से। और आगे है मेरी स्वयं की संदर्शिका। तो मेरे विचार में शिक्षण योजना बनाने से हमें जिन पहलुओं और कार्यों में मदद मिलती है वे हैं, शिक्षण आसानी से हो जाता है और बच्चों को विषय वस्तु का ज्ञान भी हो जाता है। दूसरा है अपनी शिक्षण योजना में 2 या 3 गुण जो मैं देखना चाहूंगा, तो बच्चों के पूर्व ज्ञान को शामिल करना, बच्चों के स्तर के अनुसार शिक्षण योजना बनाना, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद में साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं और इसी के साथ अपना ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है। धन्यवाद साथियों।